Hello everyone, I hope you all are good. Let's start the next chapter of income tax, which is income from other source. अब हम कर रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स स्टार्ट। हमें पता है कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था हमारे पास मेन 5 हेड्स की इनकम आएगी। यहाँ पे इनकम टैक्स में हम 5 हेड की इनकम्स पढ़ते हैं। वो कौन कौन सी है हमारे पास? एक तो हमने पढ़ी थी इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी की इनकम। एक हेड आता है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। एक आता है हमारे पास गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। एक हेड आता है हमारे पास कैपिटल गेन। एंड लास्ट हमारे पास आता है अदर सोर्स। जस्ट 2 सेकेंड। सॉरी गाइस, देखो ये हमारे पास मेन 5 हेड होते हैं। सैलरी मतलब जो जॉब कर रहा है उसको सैलरी मिल रही है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में हम क्या पढ़ते हैं कि हमारा खुद का घर है जो हमने किराए पे चढ़ाया है, वहाँ से जो इनकम आ रही है वो इस चैप्टर में आती है। फिर इसमें हमारे पास थर्ड पार्ट में क्या आता है कि अगर हमारा कोई बिजनेस है उससे कोई प्रॉफिट हो रहा है, या कोई प्रोफेशन है लाइक सीए है, सीएस है, लॉयर है, खुद का प्रोफेशन है, अपना काम कर रहे हैं, वहाँ से कोई गेन हो रहा है। फिर आता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में हम क्या पढ़ते हैं कि जो भी अगर हम एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स सोल्ड करते हैं, चाहे सिक्योरिटीज़ हैं, वो हम पढ़ेंगे, वो इस चैप्टर में कवर होती है। जो अब यहाँ नहीं कवर हुए, जो इनकम अब इनमें कवर नहीं हुई, वो कहाँ पे आ जाएगी? अदर सोर्स में। ठीक है, हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या पढ़ेंगे? जो भी इनकम, बची हुई इनकम जो हमारी इन 4 चैप्टर्स में कवर नहीं हुई, वो सब इनकम हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि ये 2 चैप्टर हमारे डन है, हम कर चुके हैं। सैलरी भी कर लिया, हाउस प्रॉपर्टी भी। ये मैं आपको बाद में कराती हूँ, पहले करा देती हूँ अदर सोर्स, क्योंकि ये ज़्यादा लेंथी भी नहीं है और ईजी भी है। ठीक है, 2 सेकेंड डस्टर ले आऊँ। कविश ये डस्टर दियो, वो दे, वो दियो रब करने का, वो देखो रखा। डस्टर, हाँ चलो, आज मैं सिर्फ इसकी थ्योरी करा रही हूँ, प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब पढ़ते हैं कौन कौन सी इनकम इसके अंदर कवर होगी इस चैप्टर में। सबसे पहले डिविडेंड। डिविडेंड आप लोगों को पता है, आपने अब तक पढ़ा भी होगा कि जैसे हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं किसी कंपनी के, उसके बदले हमें क्या मिलता है? डिविडेंड। चाहे वो इंडियन कंपनी का है चाहे फॉरेन कंपनी का है, दोनों क्या होंगे? टैक्सेबल होंगे। चाहे इंडियन कंपनी है चाहे फॉरेन कंपनी है, दोनों के ही टैक्सेबल होंगे। पहले क्या होता था? इंडियन कंपनी का एग्जम्प्ट होता था, बट अब वो भी टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। अब हमें पता है एग्रीकल्चर लैंड से कोई इनकम होती है, वो हमारे एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में जाती है और इंडिया में वो एग्जम्प्ट होती है। बट अगर आउटसाइड इंडिया है तो वो टैक्सेबल होगी, और वो कौन से चैप्टर में आ जाएगी? अदर सोर्स में आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। हमने किसी भी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है, वहां से जो भी हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो हमारी इनकम है। तो वो कौन से चैप्टर में आएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर जैसे जो कंपनीज में डायरेक्टर होते हैं, वो कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको जो भी फीस मिल रही है वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या जो भी एमपी है या एमएलए हैं, उनको कोई भी सैलरी मिल रही है तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी सोर्स में नहीं जाती, वो किस में आती है? अदर सोर्स में। अगर हम एमपी को या एमएलए को कोई सैलरी मिल रही हो।
अगला है रॉयल्टी इनकम, कोई रॉयल्टी मिल रही है। रॉयल्टी बुक्स के ऊपर भी हो सकती है, जैसे बुक्स लिखी उसके बदले रॉयल्टी मिली, माइनिंग्स की हो सकती है, बहुत सारी रॉयल्टी होती है हमारी, वो सब हमारी किस में आएगी, अदर सोर्स की इनकम में आएगी। अगली है हमारे पास रेम्युनरेशन रिसीव बाय अ टीचर फॉर डूइंग एग्जामिनेशन वर्क। रेम्युनरेशन रिसीव हो रही है, कोई भी पैसा ऐसा मिल रहा है किसी टीचर को कोई एग्जामिनेशन काम करने का, जैसे पेपर चेक करे उसको पेपर चेक करने के पैसे मिले, कोई पेपर सेट किया मतलब पेपर लिखा, ठीक है, एग्जाम में ड्यूटी देने के मिले, तो वो सैलरी नहीं है, वो अदर से उसको अदर इनकम मिल रही है, तो वो अदर सोर्स में आएगी। ठीक है, अगली हमारे पास होती है टिप, कोई भी जैसे हम वेटर को टिप दिया है, वो टिप भी हमारी अदर सोर्स की इनकम में आएगी, हमारी मतलब उस वेटर की अदर सोर्स की इनकम में जाएगी। अनडिस्क्लोज्ड मनी कैश, कोई भी हमारे पास ऐसी मनी जो हम डिस्क्लोज नहीं करी, जैसे हमारे घर फॉर एग्जांपल कि टैक्स वाले आए, देखा पैसा है, हमने वो डिस्क्लोज नहीं किया हुआ था, अनडिस्क्लोज मनी थी, तो वो जो भी पैसा है वो हमारी इनकम बन जाएगी, हमें उसको ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, तो वो कौन से हेड की इनकम बनेगी, अदर सोर्स की इनकम बन जाएगी। ठीक है, और इसमें हमारे पास आ जाएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इनकम ऑफ ए टेनेंट फ्रॉम सबलेटिंग द होल और पार्ट ऑफ द हाउस। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो टेनेंट मतलब किराएदार, किराएदार ने क्या किया, किराएदार ने एक घर किराए पे लिया, उसे लगा घर बहुत बड़ा है, उसने आधा घर आगे किराए पे चढ़ा दिया, तो उससे जो उसको इनकम हो रही है किराएदार को, क्योंकि जो मकान मालिक को इनकम हो रही होगी वो तो हाउस प्रॉपर्टी में चली जाएगी। अब यहाँ किराएदार का खुद का घर नहीं है पर उसने किराए पे चढ़ा दिया, तो वो उसके अदर सोर्स में आएगी। अगर खुद का घर हम किराए पे चढ़ाते हैं तो वो तो हमारे हाउस प्रॉपर्टी में आती है, जब खुद का घर ना हो और वो घर हम किराए पे चढ़ा रहे हैं तो अदर सोर्स में आएगी। तो वो यही कह रहा है इनकम ऑफ ए टेनेंट, टेनेंट को इनकम हो रही है फ्रॉम सबलेटिंग द होल और पार्ट ऑफ द हाउस, मतलब उसने आगे क्या किया, सबलेट कर दिया, आगे दोबारा से उसको किराए पे चढ़ा दिया, तो वो भी हमारा इसमें इसकी इनकम अदर सोर्स में आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आएगा इसमें हमारे पास इंटरेस्ट रिसीव बाय एन एम्प्लॉय, interest received by an employee on his own contribution to an UPF। इसमें क्या है कि एम्प्लॉई ने को इंटरेस्ट मिल रहा है किस चीज़ पे, उसने खुद कंट्रीब्यूट किया था यूपीएफ में। सैलरी वाले चैप्टर में हमने पढ़ा कि प्रोविडेंट फंड्स में हम पैसा लगाते हैं, एसपीएफ होता है, पीपीएफ होता है, यूपीएफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, उसने उसमें कुछ पैसा डाला था, उस पर जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी अदर सोर्स में हमारा कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन, कोई फैमिली पेंशन मिल रही है तो वो भी यहाँ आएगी, बट हमें यहाँ इसके ऊपर कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, वो मैं यहीं लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। हमें यहाँ पे क्या होता है, जितनी अमाउंट रिसीव हो रही है फैमिली पेंशन की उसमें से कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, वो माइनस होके बाकी टैक्सेबल होता है। तो वो स्टैंडर्ड डिडक्शन है क्या, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारे पास है कि एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जितनी आपको मिल रही है, 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000 विच एवर इज लेस, वो हमारी डिडक्शन है। मतलब जितनी आपको पेंशन मिल रही है उसका 1/3 और 15,000 जितनी कम होगी वो हमारी माइनस होके बाकी टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा फैमिली पेंशन। नेक्स्ट अब जो जो कराऊंगी इम्पॉर्टेंट है वो ध्यान से देखना।
जस्ट 2 सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आती है, अब पता नहीं कौन सा नंबर मैंने आपको करा दिया, 13 लिख देती हूँ मैं। कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम क्या होती है? जो इनकम मतलब अचानक हो गई, मतलब हमेशा नहीं होती। जैसे मैंने लॉटरी खरीदी, लॉटरी लग गई मेरी, कैजुअल है, डेली खरीदूंगी, डेली थोड़ी लगेगी। या ऐसी इनकम जो कैजुअल है, ठीक है, उनके ऊपर 30% हमारा टैक्स कटता है। वो कौन सी कैटेगरी में आती है? उनके ऊपर सीधा सीधा डायरेक्ट 30% टैक्स कटता है। अब उसका मैं आपको यहाँ पे रूल बता देती हूँ। जैसे सबसे पहले हो गई कैजुअल इनकम में हमारे पास लॉटरी इनकम। लॉटरी की इनकम कैजुअल इनकम है। इसमें हमें 2 चीज़ दी होगी, या तो वर्ड लिखा होगा आपको क्वेश्चन में विनिंग फ्रॉम लॉटरी, कि लॉटरी में से विनिंग इतना जीता, तो जितना है एज इट इज टैक्सेबल कर देना। जैसे आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है विनिंग फ्रॉम लॉटरी ₹20,000, तो 20,000 का 20,000 एज इट इज टैक्सेबल कर देना। अगर आपको लिखा हुआ है अमाउंट रिसीव फ्रॉम लॉटरी, कि लॉटरी से जीत इतना पैसा उसको रिसीव हुआ, इसका मतलब क्या होता है कि जो अमाउंट रिसीव हुआ वो टैक्स कट के रिसीव हुआ। फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपए की लॉटरी जीती थी, ठीक है, 30% उस पर टैक्स कट के 30,000 टैक्स कट के 70,000 मिले होंगे। विनिंग फ्रॉम लॉटरी का मतलब तो है कि ये अमाउंट दी होगी, अमाउंट रिसीव का मतलब है ये दी होगी। टैक्सेबल तो यही होती है, क्योंकि जितनी हमने जीती टैक्स उस पर कट गया बाद में, और बाकी हमारे पास रहेगी। मतलब जो हमारा टैक्स कटता है वो उस पर कटता है जितनी हमने जीती है। तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी का मतलब होता है ये अमाउंट दी है, इसीलिए हम एज इट इज़ लिख देते हैं, हमें कुछ नहीं करना होता। अगर अमाउंट रिसीव दिया है तो उस केस में हमें क्या करना है? हमें देखना है अगर वो अमाउंट 10,000 से कम या 10,000 है, 10,000 या 10,000 से कम है, तब तो एज इट इज़ ही ले लेना, कुछ नहीं करना उसका। अगर वो 10,000 से ज़्यादा है, 10,000 से ज़्यादा है, तब हमें क्या करना होता है? ग्रोसअप करना होता है। ग्रोसअप कैसे करते हैं? जितनी भी अमाउंट आपको मिली इंटू में 100/70, इंटू 100/70, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा? ये वाली अमाउंट आ जाएगी। जैसे इसी की बात करते हैं, 70,000 मिली, अगर विनिंग, अगर आपको लिखा है अमाउंट रिसीव 70,000, तो हम क्या करेंगे? 100/70 करेंगे, तो काट के देखो 1,00,000 आ जाएगी आपकी, ये आ गई। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है 30% टैक्स कट गया होगा, 30 रुपये, मान लेते हैं 100 है इनकम, 30% मतलब 30 टैक्स कट के हमें नेट कितना मिला? 70। तो ये वैल्यू कितने के लिए? 70 के लिए। हमें चाहिए कितने के लिए? 100 के लिए, तो इंटू 100, तो इसीलिए 100/70 करते हैं। आई होप समझ आया होगा कि अगर वर्ड लिखा है विनिंग फ्रॉम लॉटरी तब तो एज इट इज़ लेना है। अगर आपको अमाउंट रिसीव लिखा है कि अमाउंट रिसीव फ्रॉम लॉटरी, तो ये देखना है क्या 10,000 है या 10,000 से कम है, तो एज इट इज़ ले लो। 10,000 से ज़्यादा है तो ग्रोसअप कर लो, चाहे 10,001 रुपया है तो ग्रोसअप हो जाएगा वो। पहले ही हमने कैजुअल में पढ़ी लॉटरी इनकम। सेकेंड हम क्या पढ़ते हैं? इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस। इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस, क्रॉसवर्ड पजल, मतलब जैसे घोड़ों की दौड़ लगती है, उस पर पैसा लगाते हैं कि कौन जीतेगा, किसका घोड़ा सबसे आगे जाएगा, तो वो भी हमारी कैजुअल इनकम होती है। यहाँ भी हमें यही देखना है क्या लिखा हुआ है, विनिंग अमाउंट लिखी है। अगर लिखा है विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस या क्रॉसवर्ड पजल, तो ले लेना एज इट इज। अगर आपको दी हुई है वहाँ भी अमाउंट रिसीव, तो आपको क्या चेक करना है, क्या अमाउंट 5,000 से ज़्यादा या कम है, 5,000 या 5,000 से कम है, तो एज इट इज़ ले लेंगे। अगर 5,000 से ज़्यादा हुई तो हमें क्या करना है? ग्रोसअप करना है कि जितनी अमाउंट मिली इंटू 100/70। यहाँ था लॉटरी में 10,000 और हॉर्स रेस और बाकी जितने भी हमारी कैजुअल इनकम है उसमें कितना है? 5,000। ठीक है, आई होप ये इतना समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट करते हैं, ये थी हमारी कैजुअल इनकम। नेक्स्ट हमारे पास आती है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको बहुत क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में देखना है इंटरेस्ट कहाँ से मिला। सबसे पहले करते हैं इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। अगर आपको एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है तब हमें क्या देखना है, क्या जो इंटरेस्ट मिला 10,000 या 10,000 से कम है तो तुम एज इट इज़ ले लो। ये सब आपको याद करना पड़ेगा।
अगर 10,000 से ज़्यादा है तो हम इंटरेस्ट इंटू 100/90 करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट इंटू 100/90, 90 क्यों करते हैं यहाँ, क्योंकि जो हमारा फिक्स डिपॉजिट या इंटरेस्ट जो भी होता है ना, वो 10% मान के चलते हैं। इन्वेस्टमेंट के ऊपर 10% इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए अपॉन में 90 आता है। वहाँ 30% था तो इसलिए 70 लिखते थे, यहाँ 90 आएगा क्योंकि 10% मान के चलते हैं। बट ड्यू टू कोरोना गवर्नमेंट ने क्या किया, जो भी ये इंटरेस्ट है ना 10% करता था, कोरोना की वजह से इसका इंटरेस्ट 7.5% कर दिया, मतलब इंटरेस्ट कम कर दिया, ठीक है। तो अब जो मिलता है इंटरेस्ट 90 जो अमाउंट होगी, अब हम यहाँ पे इंटरेस्ट इंटू 100/92.5 करेंगे, क्योंकि कोरोना की वजह से ये इंटरेस्ट 10% से कितना हो गया, 7.5%। तो 100 अगर मैं मान के चलती हूँ इन्वेस्टमेंट जो भी है उसके ऊपर अगर 7.5% है तो वो कट के हमें 92.5 मिल रहा होगा। तो इसीलिए हमने क्या करना है, ये डिवाइडेड बाय 92.5, हमें वैल्यू चाहिए इस 100 की, तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है कि इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स कटता है 10%, इंटरेस्ट कितना जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है ना उसके ऊपर TDS कटता है 10%, ठीक है। कोरोना की वजह से गवर्नमेंट ने इसका रेट कम कर दिया कि लोगों को लगता था कि हमारी इनकम पे 10% कट रहा है, कोरोना में तो वैसे ही इनकम कम थी, तो ये टैक्स का रेट 10% से कितना कर दिया, 7.5%। तो मैं कहती हूँ अगर मेरा इंटरेस्ट 100 है, 100 पे 7.5% करके मिल रहा होगा तो नेट कितना मिल रहा है, 92.5, इसलिए अब अपॉन में 92.5 करते हैं, पहले 90 करते थे। अगर आपको अप्रैल मंथ तक का दिया होगा, अप्रैल मंथ का, अप्रैल 2020 का, तो 90 लेंगे, अगर उसके बाद का है तो 92.5 लेंगे। वो क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। बस आपको यही याद रखना है, अगर इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट है तो 10,000 या 10,000 से कम है तो एज इट इज़ लेना है, 10,000 से ज़्यादा है तो इंटरेस्ट इंटू 100/90 ग्रोसअप करेंगे। मतलब हम मान के चलते हैं कि हमारा इंटरेस्ट के जो हमारी इनकम है इंटरेस्ट उसके ऊपर टैक्स कट रहा होगा, कितना TDS कटता है 10%, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS करता है 10%, तो इसीलिए 100/90 करते हैं। बट कोरोना की वजह से वो 7.5% हो गया टैक्स, तो 100/92.5% करेंगे, ठीक है। ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो हम बाकी सारी सिक्योरिटीज़ का पढ़ रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ के ऊपर, चाहे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं चाहे वो कॉमर्शियल सिक्योरिटीज़ हैं। कॉमर्शियल मतलब अदर देन गवर्नमेंट, जहाँ भी हमने इन्वेस्ट किया हुआ है उससे हमें इंटरेस्ट अगर मिल रहा है तो। दो तरीके की होती हैं ये सारी, टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। इसी तरीके से ये भी टैक्स फ्री, वो आपको नाम लिखा होगा जब क्वेश्चन कर रहे होंगे ना हर पॉइंट के आगे कि ये टैक्स फ्री है कि लेस टैक्स है, ठीक है। अब इनके तो आपको नेम सारे जो गवर्नमेंट के टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं वो आपको सारे नाम बुक में दिए हुए हैं, उसमें पढ़ना। और ये हमारे क्या होते हैं, एग्जम्प्ट, ये टैक्सेबल नहीं होते क्योंकि ये टैक्स फ्री है गवर्नमेंट की, ठीक है। लेस टैक्स में क्या करना है, जितना भी आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है एज इट इज़ लिख लेना, एज इट इज़ टैक्सेबल कर देना। वेदर हिमसेल्फ कैलकुलेट, खुद कैलकुलेट कर रहे हो या अमाउंट कैलकुलेट करके दी हुई है, और कैलकुलेटेड अमाउंट गिवन। इसमें क्या है कि अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अगर टैक्स फ्री की कैटेगरी में है तो एग्जम्प्ट हो जाएगा इंटरेस्ट, लेस टैक्स की कैटेगरी में है तो एज इट इज़ टैक्सेबल कर देना, ग्रोसअप नहीं करना, कुछ नहीं करना, जितना है एज इट इज़ लिख दो। चाहे खुद कैलकुलेट कर रहे हो चाहे कैलकुलेट करके दिया है। खुद कैलकुलेट का मतलब क्या है, जैसे लिखा हुआ है 7% इंटरेस्ट ऑन ₹10,000, तो मैंने खुद कैलकुलेट किया 700 बन गया, तब भी एज इट इज़। अगर आपको निकाल के दिया गया है 700 रुपये इंटरेस्ट रिसीव, तब भी एज इट इज़, कुछ नहीं करना, ठीक है। अगर टैक्स फ्री है तो कॉमर्शियल सिक्योरिटीज़ का यहाँ हम क्या मान के चलते हैं, जो टैक्स है वो कंपनी पेड कर देती है, टैक्स इज पेड बाय कंपनी एंड रियल इनकम इज टैक्सेबल। कंपनी इस पर टैक्स पे कर देती है, हमें जो अमाउंट मिलती है वो टैक्स कट के मिलती है। तो हमें यहाँ पे ऑलवेज ग्रोसअप करना है, उसको ऑलवेज ग्रोसअप करना है। और ग्रोसअप हमने सीख ही लिया, इंटरेस्ट इंटू 100/90 या 92.5, ठीक है।
ऑलवेज बस इस तरीके से याद करना कि कॉमर्शियल सिक्योरिटी टैक्स फ्री है तो ऑलवेज ग्रोसअप करेंगे। लेस टैक्स के केस में करना है ग्रोसअप जब करेंगे जब कैलकुलेट करके दिया है, व्हेन कैलकुलेट करके दिया हुआ है, व्हेन कैलकुलेटेड अमाउंट गिवन। यहाँ पे हमें क्या देखना है, अगर कैलकुलेटेड अमाउंट गिवन है, जैसे मैंने बोला कि 700 रुपये इंटरेस्ट मिला तो इसको ग्रोसअप कर लेना, ठीक है। अगर हमें खुद कैलकुलेट कर रहे हैं, व्हेन इटसेल्फ कैलकुलेट, जब आप खुद कैलकुलेट कर रहे हो तो ग्रोसअप नहीं होगा, नॉट ग्रोसअप। लेस टैक्स में क्या है, कब ग्रोसअप करना है कब ग्रोसअप नहीं करना, ये ध्यान रखना। जब अमाउंट गिवन है, निकाल के दिए कि इतनी अमाउंट है, तब तो ग्रोसअप होगा। जब मैं खुद ही कैलकुलेट कर रही हूँ कि 7% ऑन 10,000 की 700 आया, तब ग्रोसअप नहीं होगा। बस ये थोड़ा सा याद करना, जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे आपको सारे ये याद हो जाएंगे, ठीक है। हमने पढ़ लिया कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कॉमर्शियल में कैसे होगा, टैक्स फ्री, लेस टैक्स, टैक्स फ्री में एग्जाम्प्ट, वहाँ पे एज इट इज रखना है, उसकी टैक्स फ्री में ऑलवेज ग्रोसअप होगा, लेस टैक्स में हमें दोनों चीज़ें चेक करनी है, ठीक है। आगे इंटरेस्ट फ्रॉम अदर पर्सन। अब हमें इंटरेस्ट मिल रहा है अदर पर्सन से। अदर पर्सन मतलब फर्म से, एओपी से, बीओआई से, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, किसी से भी अगर इंटरेस्ट मिल रहा है वो 5,000 या 5,000 से कम है तो एज इट इज़ ले लेना, 5,000 से ज़्यादा है तो ग्रोसअप कर देना, इंटरेस्ट इंटू 100/। ये नोट कर लो, जब क्वेश्चन कर रहे होंगे आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। और एक हमारे पास अब इसमें क्या आता है कि नेक्स्ट इनकम पढ़ते हैं, गिफ्ट रिसीव्ड। हमें कोई अगर गिफ्ट मिला तो वो भी हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा, अदर देन रिलेटिव। रिलेटिव से अगर कोई गिफ्ट मिलता है वो एग्जम्प्ट होता है। रिलेटिव कौन होंगे यहाँ पे, जो हमारे ब्लड रिलेशन में आएंगे, दादा, बाबा, चाचा, ताऊ, बुआ, भाई, बहन, मम्मी, पापा, तो वो वाले एग्जम्प्ट हो जाएंगे। बाकी सबका क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। बाकी अब थोड़ी सी बस, वैसे इसमें अब हमारा ऑलमोस्ट सब कवर हो गया। अब मैं एक चीज़ और बस छोटी सी बता देती हूँ कि जैसे अब हमने ये सब पढ़ लिया कि ये हमारी टोटल हो गई इनकम, कि डायरेक्टर फीस आ गई, ये आ गई, ये सब इनकम हो गई। तो इनमें से हमारा क्या एक्सपेंसेस, कौन सी डिडक्शन हमें मिलेगी, कौन से खर्चों की छूट हमें मिलेगी, वो पढ़ते हैं कि यहाँ पे हमें किस किस चीज़ के डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। कोई भी कलेक्शन चार्जेस है, जैसे बैंक हमारा इंटरेस्ट कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, और वो हमसे जो भी कलेक्शन चार्जेस ले रहा है वो हमारा खर्चा हो गया, कि मेरे को इंटरेस्ट मिला 700, बैंक ने 10 रुपये हमसे कलेक्शन चार्जेस ले लिए, तो मुझे नेट कितने मिले, 690 ना, तो वो माइनस हो जाएंगे, कलेक्शन चार्जेस हम माइनस कर देंगे। कोई इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रही हूँ मैं, लोन के ऊपर इंटरेस्ट, वो लोन मैंने लिया था, लोन परचेज फॉर सिक्योरिटीज़, मतलब मैंने सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाने के लिए लोन लिया था, उसके ऊपर अगर मैं कोई इंटरेस्ट पे कर रही हूँ वो भी माइनस हो जाएगा। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सब टेनेंट, जैसे अब यहाँ पे किराएदार ने जो घर किराए पे चढ़ाया था, ठीक है, आगे सब टेनेंट को दिया था, तो जो भी आगे वो खर्चे कर रहा होगा, मतलब हमने उसकी इनकम ली तो उसके रिलेटेड सारे खर्चे भी यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। बस आपको क्या याद रखना है, कौन से खर्चे माइनस नहीं होंगे, अगर कोई पर्सनल खर्चे हैं वो हमारे माइनस नहीं होंगे, ठीक है। आई होप ये आपको सारी इसकी थ्योरी समझ आ गई होगी। आज आप सिर्फ इतनी सारी एक बार ना नोट कर लो, जो भी कॉपी में मैंने कराई, इन्हें पढ़ो, कहीं प्रॉब्लम आती है मुझसे पूछ लो। मैं कल से इसकी नेक्स्ट वीडियो से आपको क्वेश्चंस कराती हूँ, फिर आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि मैंने क्या बताया था, ठीक है। थैंक यू।